प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बादल तो पहले ही मंडरा रहे थे और अब इसमें इजराइल की भी एंट्री हो गई है। इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, तो खामेनेई ने भी संकेत दे दिए हैं कि ईरान पलटवार को तैयार है। ईरान की बढ़ती मिसाइल पावर से इजराइल डरा हुआ है और इसी डर के चलते 2 दिन बाद इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ट्रंप के पास एक प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें इंतजार नहीं बल्कि फैसला लेने को कहा गया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी चौंकाने वाला फैसला किया है, जिसके बाद यह तय है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। ईरान और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं और नेतन्याहू अमेरिका को हमले के लिए उकसा रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा के बाद वेस्ट बैंक पर इजराइल की नजर, सुरक्षा कैबिनेट से प्रस्ताव पास, भड़का फलस्तीन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से की बड़ी अपील। सऊदी अरब का बड़ा कदम, अवैध प्रवासियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी, हजारों को देश से निकाला। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जगह जगह हिंसा, बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता भिड़े, उस्मान हादी के मामले में यूनुस सरकार ने यूएन से की जांच की अपील। और चलते चलते में देखेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर 300 सालों से पढ़ाया गया झूठ, वैज्ञानिकों ने बताया पूरा सच। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में हमला क्यों नहीं रोक लिया, तालिबान सरकार की पाकिस्तान को 2 टूक, इस्लामाबाद में हुए हमले से जुड़े आरोपों को किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा वोटिंग नियमों पर दुनिया भर में अमेरिका का बन रहा मजाक, चुनाव में चोरी और धांधली का किया दावा। जापान चुनाव में पीएम साने ताकाइची की शानदार जीत, एलडीपी गठबंधन को 465 में 354 सीटों के साथ मिला स्पष्ट बहुमत। भारत, अमेरिका, इटली और कनाडा समेत कई देशों के नेताओं ने दी बधाई। एप्स्टीन फाइल से दुनिया की राजनीति में भूचाल, अमेरिका से नॉर्वे तक हो रहे ताबड़तोड़ इस्तीफे, टेस्ला के मालिक एलन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तस्वीर भी आई सामने। तो मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद कम होती दिख रही है। मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत ने तनाव कम करने की जगह और बढ़ा दिया है। अभी तक तो जंग के हालात अमेरिका और ईरान के बीच ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इजराइल की भी इसमें एंट्री हो गई है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान पर इसके लिए दबाव बनाया था, बातचीत में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को शामिल करने पर जोर दिया था, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि वो इस पर कोई बात नहीं करेगा। और ईरान ने जो कहा मस्कट की बैठक में वो किया भी। अपने मिसाइल कार्यक्रम पर उसने अमेरिका से कोई बात नहीं की और इसके बाद अचानक ही इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा तय हो गया। 11 फरवरी को नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, लेकिन इससे पहले इजराइल ने अमेरिका को एक प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इजराइल के वजूद को मिटा सकता है। अगर ईरान ने अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद नहीं किया तो इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए उसे अमेरिका के साथ की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल इजराइल को इस बात का डर लग रहा है कि ईरान की ताकत से अब ट्रंप भी डरने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप को यह डर लग रहा है कि अगर ईरान के साथ जंग हुई तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेसों पर हमला करेगा, जिससे करीब 40,000 अमेरिकी सैनिकों की जान संकट में फंस जाएगी। और इसी के चलते ट्रंप ईरान को अमेरिका की ताकत की धमकी भले ही दे रहे हैं, लेकिन हमले के आदेश अपनी सेना को नहीं दे पा रहे, जिसके बाद इजराइल में नाराजगी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी शांत नहीं बैठा है, उसने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल और ड्रोन का अटैक दिखाया गया है। 2 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में दिखाया गया है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही कई मिसाइलें दाग दी जाती हैं जो अमेरिकी जहाजों पर हमला करती नजर आती हैं।
हमले के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाया गया है। नौसैनिक वॉकी टॉकी पर बात करते हुए दिखते हैं और फिर हमले के बाद भागते नजर आते हैं। इस वीडियो के अंत में अमेरिकी सैनिकों का सरेंडर दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया है कि जंग होगी तो उसका अंजाम क्या होगा, और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिका को चिढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। जंग की तैयारियों के बीच एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने गुप्त ठिकाने पर चले गए हैं। वहीं से जंग की तैयारियों का संचालन कर रहे हैं। 37 साल में पहली बार खामेनेई ईरानी एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक से दूर रहे। 1989 में सत्ता संभालने के बाद से ही खामेनेई इस परंपरा को हर साल निभाते आ रहे थे, लेकिन इस बार खामेनेई का एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक से दूर रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब खबर आ रही है कि खामेनेई ने ईरानी सेना को मैसेज दे दिया है कि अगर इजरायल की तरफ से हमले का सीधा खतरा दिखाई दे तो ईरान ही पहले अटैक कर सकता है। ईरान किसी भी दबाव में अपनी नीति नहीं बनाएगा। खामेनेई ने जो संकेत दिए उसे ईरान के विदेश मंत्री ने साफ बता भी दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान किसी के दबाव में अपनी नीतियां नहीं बनाता। हमारे अंदर अमेरिका को ना कहने की ताकत है और हम अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। हम अपनी परमाणु नीति किसी के दबाव में नहीं बदलेंगे। हम अमेरिका की मिलिट्री तैनाती से भी नहीं डरते हैं और उन पर हमें भरोसा भी नहीं है। अराक्ची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन का काम ईरान बंद नहीं करेगा, भले ही जंग हो जाए। यानी खामेनेई के सुरक्षित ठिकाने पर जाते ही ईरान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब वो जंग के लिए तैयार है और जंग का नतीजा क्या होगा इसकी झलक भी उसने दिखा दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो गजा में इजरायल बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर ही रहा है और अब वो वेस्ट बैंक पर भी कब्जे की तैयारी में जुट गया है। यानी इजरायल पूरे फलस्तीन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने में जुट गया है। इन हालात में इजरायल के रवैये पर हमास का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गजा में युद्ध विराम की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल गजा में युद्ध विराम के दूसरे चरण के तहत हमास का निरस्त्रीकरण जरूरी है, लेकिन जिस तरह इजरायल इस क्षेत्र में अपनी मनमानी चला रहा है, बार बार सीज फायर तोड़ते हुए हमले कर रहा है, उसे देखते हुए हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। हमास के विदेशी राजनीतिक नेता खालिद मेशाल ने कहा कि हमारे लोग अभी भी कब्जे में हैं। इस तर्क के साथ निरस्त्रीकरण की बात करना हमारे लोगों को खत्म करने की कोशिश होगी। उस स्थिति में इजरायल जो सभी अंतरराष्ट्रीय हथियारों से लैस है, हमारे लोग आसानी से उसका शिकार बन जाएंगे। अगर हम इस बारे में बात करना चाहते हैं तो ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिससे पुनर्निर्माण और राहत कार्य हो सके, साथ ही गजा और जायोनी सत्ता के बीच युद्ध दोबारा ना भड़के। हमास ने साफ किया कि वो युद्ध विराम के पक्ष में है, लेकिन हथियार सरेंडर करने को तैयार नहीं है और इसके लिए जो तर्क उसकी तरफ से दिए गए हैं उसे मध्यस्थ देश भी खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा वक्त में युद्ध विराम पर ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इजरायल के रवैये को देखते हुए युद्ध दोबारा छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। हमास का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक की तारीख सामने आ गई है। यह बैठक वॉशिंगटन में 19 फरवरी को रमजान की शुरुआत के दौरान होगी, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल होंगे। हालांकि कुछ देशों ने जरूर इससे दूरी बनाई है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक का मकसद युद्ध से तबाह गजा के पुनर्निर्माण के लिए ग्लोबल फंड जुटाना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध विराम ही बरकरार नहीं रहेगा तो इस बैठक का क्या फायदा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि इजरायल के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब उसकी नजर वेस्ट बैंक पर टिक गई है। इजरायल अब वेस्ट बैंक पर भी कब्जे की रणनीति बना रहा है। लंबे वक्त से ये खबरें आ रही हैं कि वेस्ट बैंक में इजरायली सेना आम लोगों को निशाना बना रही है। जगह जगह हमले की खबरें आ रही हैं और अब इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उसके लिए वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने का रास्ता साफ हो गया है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उसके तहत वेस्ट बैंक में इजरायली यहूदी जमीन खरीद सकेंगे, क्योंकि इस पर लगी रोक हटा दी गई है। ये नियम फलस्तीनी अथॉरिटी की पहले से कमजोर शक्तियों को और कमजोर करेंगे। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा भी है कि हम फलस्तीनी राज्य के विचार को हमेशा के लिए दफना देंगे। आप जानते हैं कि गजा और वेस्ट बैंक ये दोनों मिलकर फलस्तीन बनाते हैं। ऐसे में अगर वेस्ट बैंक पर भी इजरायल का कब्जा हो जाता है तो यह तय है कि वर्ल्ड मैप से फलस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में इजरायल के इस कदम को फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बेहद खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा
कि ये इजराइल की खुले तौर पर बस्तियां बढ़ाने और जमीन हड़पने को कानूनी बनाने की कोशिश है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जॉर्डन ने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अवैध इजरायली संप्रभुता थोपने और बस्तियों को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए कोई कदम उठाएगा? और अब अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अरब के बड़े एक्शन की। तो सऊदी अरब अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। उसने अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। देश में बढ़ते अवैध प्रवासी और उनके साथ बढ़ती अपराध दर के खिलाफ अब मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाली सऊदी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नियम तोड़कर सऊदी अरब में रह रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले एक हफ्ते में बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान चलाया है। यह अभियान सुरक्षा बलों ने संबंधित सरकारी एजेंसियों के समन्वय से चलाए हैं, जिसके तहत निवास, लेबर और सीमा कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच चलाए गए संयुक्त निरीक्षण अभियानों के दौरान कुल 20,237 अवैध निवासियों को अलग अलग शहरों से पकड़ा गया। इसमें सबसे ज्यादा 12,687 को निवास कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सरकार के इस कदम के बाद अब अवैध प्रवासियों के लिए वहां गुजारा आसान नहीं होने वाला और न सिर्फ प्रवासियों बल्कि उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यानी सऊदी सरकार ने इस पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त करने की ठान ली है। सऊदी सरकार ने बताया कि अधिकारियों ने 4,318 को सीमा सुरक्षा कानून के उल्लंघन और 3,232 लोगों को श्रम कानून तोड़ने पर पकड़ा है। इस दौरान 11,656 अवैध निवासियों को देश से निकाला गया। अधिकारियों ने 16,805 को यात्रा दस्तावेज के लिए उनके देशों के राजनयिक मिशनों के पास भेजा है। वहीं 2,437 लोगों को अपनी यात्रा बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। सऊदी सरकार के इस फैसले का असर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहां से भारी संख्या में लोग रोजगार या पर्यटन के लिए सऊदी ट्रैवल करते हैं। भारत दुनिया का टॉप रेमिटेंस पाने वाला देश है और इसका एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है। और भारत सरकार के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि बीते एक साल में सऊदी अरब और यूएई में डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब सऊदी सरकार के इस फैसले से उससे कितना फायदा मिलता है ये तो देखना होगा, लेकिन यह तय है कि वहां रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसे लेकर सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये चुनाव करवाना यूनुस सरकार के लिए आसान नहीं हो रहा। चुनाव से महज 3 दिन पहले यूनुस सरकार के लिए 2 बड़ी और बुरी खबरें सामने आई। पहली ये कि उस्मान हादी की जान लेने के दोषी को पकड़ने में नाकामयाब यूनुस सरकार को यूएन की शरण लेनी पड़ी है, और दूसरा बांग्लादेश की महंगाई दर में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में मुद्रास्फीति 8.58% पर पहुंच गई है, जो चुनावी माहौल को और जटिल बना रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने उस्मान हादी की जान लेने के मामले में संयुक्त राष्ट्र से जांच की गुजारिश की है। उन्होंने इस बारे में यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस को एक डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा। उन्होंने हादी की जान लेने की फेयर यानी बिना भेदभाव वाली और जल्दी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है। बता दें कि दिसंबर 2025 में ढाका में इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की गोली मारकर जान ले ली गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क उठी थी। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हादी के दोषी को सजा देने की मांग की गई और इसके बाद भी कई इसी तरह के मामले सामने आए, लेकिन सरकार इन्हें सुलझाने में नाकामयाब रही है, जिसे लेकर सरकार पर भी कई सवाल उठे। उनका विरोध हुआ और अब खुद को घिरता देख इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने यूएन से मदद मांगी है। वहीं देश में जगह जगह से हिंसा की खबरों ने मोहम्मद यूनुस की परेशानी अलग से बढ़ा रखी है, क्योंकि हिंसा रोकने में वो पूरी तरह फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में वोटिंग से ठीक 72 घंटे पहले कई जिलों में हिंसा भड़क उठी है। पटुआ खाली इलाके में आधी रात को बीएनपी और जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें महिलाओं सहित 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर आ रही है कि बीएनपी कार्यकर्ताओं ने जमात के कार्यक्रम में लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया और विरोध किया। इसके जवाब में जमात इस्लामी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को जमा कर लिया, जिसके बाद दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालात काफी बिगड़ गए। इन हालात में देश के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर यह हिंसा कब रुकेगी। इस बीच BRAC इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट यानी BIGD की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जो बेहद हैरान करने वाली है।
जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2024 में छात्रों ने आंदोलन किया था और यह आंदोलन इतना उग्र था कि पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। उस विद्रोह ने देश में ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमण की शुरुआत की। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद भी देश में किसी भी तरह का सकारात्मक बदलाव नहीं आया, बल्कि राजनीतिक शून्यता में इस्लामी राजनीति का तेजी से उदय हुआ है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक डॉक्टर मिर्जा एम हसन ने कहा कि विद्रोह के बाद वो गहन संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ जिसकी बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि देश में होने वाले आम चुनाव के बाद क्या बांग्लादेश हिंसा से मुक्त हो पाएगा। और अब चलते चलते में देखेंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर फैलाए गए झूठ के पर्दाफाश को। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये वो दीवार है जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। स्कूल कॉलेज की किताबों में सदियों से यह बात दोहराई जाती रही है कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये इतनी बड़ी है कि स्पेस से या चांद से भी नंगी आंखों से यानी बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देती है। दुनिया भर की अजीबोगरीब, असामान्य और अविश्वसनीय चीजों, घटनाओं और लोगों का जाना माना संग्रह। रिप्लीज बिलीव इट और नॉट, इसमें भी लिखा गया है कि यह मानव निर्मित एकमात्र संरचना है जो चांद से दिखती है। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि इतने सालों से हम जो पढ़ते आ रहे थे वो सब झूठ था। कई एस्ट्रोनॉट्स, नासा और वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से नंगी आंखों से नहीं दिखती। नासा के मुताबिक लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर से भी इसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल या लगभग नामुमकिन है। हाँ, कुछ खास लाइटिंग कंडीशंस में, जैसे सूरज की रोशनी कम होने पर, लंबी छाया पड़ने पर इसके कुछ हिस्से कैमरे से दिख सकते हैं, और वो भी लो अर्थ ऑर्बिट से, लेकिन नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं। स्पेस से सबसे साफ दिखने वाली मानव निर्मित चीज स्पेन के अल्मेरिया प्रांत में फैले विशाल ग्रीन हाउस है, जिन्हें सी ऑफ प्लास्टिक भी कहा जाता है। चीन के पहले एस्ट्रोनॉट यांग लीवेई ने भी इन दावों का खंडन किया है। उन्होंने अक्टूबर 2003 में शैनझो 5 मिशन पर 14 ऑर्बिट लगाए थे। वहां से लौटकर उन्होंने साफ कहा कि मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं देखी। 30 किलोमीटर ऊपर से ही यह गायब हो जाती है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जेफरी हॉफमैन, क्रिस हेडफील्ड ने भी यही बात कही है कि कई बार चीन के ऊपर से गुजरे लेकिन वॉल नहीं दिखाई दी। यानी अब तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। अब हम आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से यह दीवार मानव इतिहास में चर्चा का विषय रही है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड प्रोजेक्ट है। इसका पूरा रास्ता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। ग्रेट वॉल एक अकेली दीवार नहीं है, इसमें दीवारों के साथ साथ बीकन टावर, बाधाएं, बैरक, गैरिसन स्टेशन और किले शामिल हैं, जो मिलकर एक एकीकृत रक्षा प्रणाली बनाते हैं। यह दीवार बनाने में 2000 साल से ज्यादा लगे। ये चीनी लोगों का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम मानव इतिहास में बड़े अक्षरों में दर्ज जरूर है, लेकिन यह स्पेस से दिखाई नहीं देती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।